हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है मोहम्मद गोरी। यानी इस सेशन में मैं मोहम्मद गोरी से संबंधित उन सारे घटनाओं के ऊपर में मैं बारीकी से जिक्र करूंगा जो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम के नज़र से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से एक आग्रह करता हूँ कि यदि आप नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, मोहम्मद गोरी जो है, ये टॉपिक जो है आपके लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि आए दिन आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में मोहम्मद गोरी द्वारा किए गए जो ऐतिहासिक कुछ कुछ घटनाएं हैं उससे संबंधित आपका परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कमांड हायर सेकेंडरी लेवल की एग्जाम हो या कमांड ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम हो। और देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि आप मोहम्मद गोरी वाले जो वीडियो है इसे देखने से पूर्व आप गजनी साम्राज्य के ऊपर मैं ऑलरेडी एक सेशन कर चुका हूं। आप पहले उसे देख लीजिए, इसके पहचान आप मोहम्मद गोरी वाला वीडियो देखिएगा। इससे फायदा ये होगा कि आप क्रमबद्ध तरीके से ऐतिहासिक घटनाओं को आप समझ पाएंगे। जाहिर सी बात है, ऐतिहासिक घटनाओं को यदि क्रमबद्ध तरीके से आप समझते हैं तो आपके लिए जो हिस्ट्री सेक्टर है वो इजी बन जाता है। यदि बीच से उठाकर किसी भी ऐतिहासिक घटनाओं को आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए वही घटना आपके लिए पजल बन जाता है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को देखने से पहले मैं गजनी साम्राज्य के ऊपर मैं ऑलरेडी एक सेशन कर चुका हूं, पहले उसे देखिए, इसके पश्चात आप इसे देखिएगा। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स पर बढ़ रहा हूं। देखिए, आज का मेरा टॉपिक्स है वो है आपका मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, ठीक है। मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम था आपका, वास्तविक नाम इसका था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी का आपका जन्म होता है 1149 ईस्वी में। ठीक है, और यहां शासक बनता है गोरी प्रांत का, शासक बनता है आपका 1173 ईस्वी में। ठीक है, देखिए, ये गोरी जो प्रांत जो है, गोरी को थोड़ा देर के लिए आप गोर समझ लीजिए, तब आपको समझने में सुविधा होगा। ये जो गोर जो प्रांत है ये आपका अफगानिस्तान का प्रांत है। अफगानिस्तान का प्रांत है। ये गोर प्रांत जो है किसके अधीन हुआ करता था? तो ये गोर प्रांत जो है आपका महमूद गजनी का अधीन हुआ करता था। गजनी का अधीन था। आप कमेंट बॉक्स से बताइएगा कि अफगानिस्तान का राजधानी कहां है। ठीक है, देखिए, महमूद गजनी जो है ये आपका अफगानिस्तान का ही रहने वाला था। यानी अफगानिस्तान का गजनी जो है एक प्रांत था, उस प्रांत का रहने वाला था। और ये गोर जो प्रांत जो देख रहे हैं आप, ये गोर प्रांत आपका महमूद गजनी का अधीन था। लेकिन आप गजनी साम्राज्य का जो संस्थापक है, आप इसे महमूद गजनी मत समझ लीजिएगा। गजनी साम्राज्य के जो संस्थापक था उसका नाम था सुबुक्दीन
ठीक है, ये गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। यानी देखा गया कि सहाबुद्दीन का जो गुलाम थे, गुलाम कहने का मतलब सेवक मत समझ लीजिएगा, यहाँ गुलाम कहने का मतलब यह है कि तब के समय में कुछ ऐसे लोग होते थे जो राजा के विरुद्ध लड़ाई करते थे। तो जो सम्राट जो होते थे वो क्या करते थे, उसे कुछ रकम देकर, एक अच्छा खासा रकम देकर उसे अपने फेवर में रख लेते थे। उसे गुलाम की संज्ञा दिया जाता था, यानी गुलाम कहकर संबोधित किया जाता था। आप मौर्य डायनेस्टी में जाएंगे तो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त को भी धनानंद गुलाम ही समझता था, लेकिन एक समय चंद्रगुप्त मौर्य जो है धनानंद साम्राज्य का नाश करके मौर्य डायनेस्टी का स्थापना करता है। ठीक है, तो यहाँ गुलाम कहने का मतलब ये है। तो ये जो सहाबुद्दीन का जो गुलाम जो थे, यानी दामाद जो थे, वो आगे चलकर क्या बन जाते हैं, आपका सहाबुद्दीन का रिश्तेदार बन जाते हैं। ठीक है, यानी मोहम्मद गजनी का पिताजी, आपका मोहम्मद गजनी का जो पिता थे, पिता का नाम मुझे अभी नहीं आ रहा दिमाग में, आगे बता दूंगा आपको। मोहम्मद गजनी का पिताजी जो थे वो सहाबुद्दीन का क्या थे, गुलाम थे। गुलाम यानी बाद में ये क्या बन जाते हैं, दामाद। दामाद कहने का मतलब इनका बेटी से शादी कर लेता है, और इसके पश्चात इनका दो पुत्र होता है। एक का नाम होता है मोहम्मद गजनी और दूसरा का नाम होता है आपका इस्माइल। ठीक है, दूसरा का नाम इस्माइल होता है। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं मोहम्मद गौरी के भारत आगमन के साथ ही भारत में इस्लाम साम्राज्य का धीरे धीरे विस्तार होने लगता है। और इस्लाम साम्राज्य जो है आपका, इस्लाम साम्राज्य भारत में लगभग 600 वर्ष तक शासन करता है। ठीक है, ये मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी, देखिए दोनों में अंतर यह है। अब तो नाम में थोड़ा मिलता जुलता नाम है, थोड़ा आप इसे ध्यानपूर्वक याद कीजिएगा। मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी दोनों में काफी फर्क है। देखिए मोहम्मद गजनी जो है, इसका हालांकि दोनों महत्वाकांक्षी था, लेकिन मोहम्मद गजनी जो है, हालांकि दोनों में से भारत के लिए दोनों में से कोई बेस्ट नहीं है। ठीक है, ये मत सोचिएगा मैं एक को बेस्ट बता रहा हूं दूसरा को खराब बता रहा हूं। दोनों भारत के साम्राज्य के लिए दोनों में से कोई बेस्ट नहीं था, लेकिन दोनों को फिर भी मैं थोड़ा अंतर कर देता हूं आपको। देखिए मोहम्मद जो गजनी था, यह आपका कहां का रहने वाला था, गजनी प्रांत का, यानी अफगानिस्तान का गजनी प्रांत था, वहां का रहने वाला था। तो वो जो गजनी जो प्रांत जो था ना, वो आपका अनडेवलप प्रांत था। तो ये जो मोहम्मद गजनी जो है, ये क्या करता है आपका, उन प्रांतों पर आक्रमण करता था जहां आक्रमण करने से उसे हीरे जवाहरात सोना चांदी प्राप्त हो सके। तो जैसे कि आप जानते हैं तब के समय में भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। यही इच्छा लेकर, यानी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसे धन दौलत की आवश्यकता पड़ता है। वो धन दौलत प्राप्त करने के लिए भारत पर वो आक्रमण करता है। भारत पर जब आक्रमण करता है तो इसका 17वां नंबर आक्रमण होता है। ठीक है, कितना नंबर आक्रमण, 17 नंबर अटैक होता है इसका, सॉरी 16 नंबर अटैक होता है, 16 नंबर अटैक होता है। ये आक्रमण होता है। ठीक है, कब करता है ये, तो ये करता है 1126 ईस्वी में। और ये कुल मिला के भारत पर कितना आक्रमण करता है ये मोहम्मद गजनी, तो ये 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं मोहम्मद गौरी, कहीं ना कहीं आ जाता है मोहम्मद गजनी।
इसलिए मैं कहूंगा कि आप पहले गजनी साम्राज्य को देखकर इसके बाद ये मोहम्मद गोरी वाला साम्राज्य को देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको पूरा घटना जो है क्रमबद्ध तरीके से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद गोरी जो है जब ये राजा बनता है तो ये राजा कब बनता है आपका, जिस तरह से जानते हैं ये गोरी जो प्रांत है, गोरी प्रांत का राजा बनता है 1173 ईस्वी में, और ये भारत पर आक्रमण करता है आपका, फर्स्ट भारत पर आक्रमण करता है, भारत पर आक्रमण अब कहां करता है ये, मुल्तान, मुल्तान के खिलाफ करता है, मुल्तान के खिलाफ कब करता है आपका, ये करता है 1178 ईस्वी में। ठीक है, घटना सबको क्रमबद्ध तरीके से याद रखेंगे तो जाहिर सी बात आपको समझने में इजी होगा। अच्छा, ये 1878 नहीं होगा, 75 होगा, सॉरी। हाँ, और ये दूसरा भारत पर अटैक करता है, ये भारत पर आक्रमण कब कहां करता है ये, तो ये करता है गुजरात का एक प्रांत होता है जिसका नाम था पाटन, पाटन प्रांत। ठीक है, पाटन प्रांत, पाटन प्रांत पर आक्रमण करता है। वह सन होता है आपका 1178 ईस्वी में। ये पाटन जो प्रांत देख रहे हैं गुजरात का, इस प्रांत का शासक हुआ करते थे आपका भीम प्रथम थे। ये वही भीम प्रथम है जो मोहम्मद गजनी जो है आपका 1126 ईस्वी में जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो करता है, और आक्रमण करने के पश्चात सोमनाथ मंदिर से इसे काफी हीरा जवाहरात सोना चांदी प्राप्त होता है, और उसे लेकर वो गजनी जाना चाहता था, यानी अफगानिस्तान जाना चाहता था। इसका खबर आपका भीमराव प्रथम को चल जाता है, किस रास्ते से वो जा रहा है। बीच रास्ता में ही वो खड़े हो जाते हैं, मान जिस रास्ते से आपका मोहम्मद गजनी जो अफगानिस्तान जाएगा उसी रास्ते में खड़े होते हैं सैनिक लेकर, ताकि वो आएगा उसे मैं पुनः छीन छान कर मैं अपने देश का जो मूल्यवान जो धन दौलत है पुनः प्राप्त कर लूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि मोहम्मद गजनी को पता चल जाता है कि यहाँ पर भीम प्रथम जो है सेना लेकर उसका सामना करने के लिए खड़े हैं, और वो रास्ता बदल देता है। लेकिन रास्ता बदलने के पश्चात भी उसका सामना होता है जाटों से। किसका सामना होता है, मोहम्मद गजनी का जाटों से सामना होता है। और जाटों से सामना करने के पश्चात उसका कुछ धन जो है जाट जो है छीन लेते हैं। हालांकि इसका बदला लेने के लिए मोहम्मद गजनी जो है तो एक बार जाटों पर भी अटैक करता है। ठीक है, घटना को पूरा क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए टॉपिक्स इजी हो जाएगा, कहानी की जैसा समझिए आप। ठीक है, और इसके पश्चात जाटों के ऊपर अटैक करने के पश्चात गजनी का क्या हो जाता है, देहांत होता है। तो इसका देहांत तो गजनी का होता है ये आपका 1030 ईस्वी में इसका देहांत हो जाता है, 1030 ईस्वी में देहांत। ठीक है, अब हम ये देखेंगे यहां पर कि मोहम्मद गोरी जो है ये आपका कई आक्रमण करता है भारत पर, कई लड़ाई लड़ता है। तो वो लड़ाई जो है हमारा एग्जाम करने से जो है अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, और जाहिर सी बात है इतना प्लेस में मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं चाहूंगा इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात मैं पुनः युद्ध की तरफ बढ़ रहा हूं। देखिए मोहम्मद गोरी जो है अपने जीवन में कई युद्ध लड़ता है, लेकिन मूल रूप से और हमारे एग्जाम के लिए देखा जाए तो दो युद्ध पर इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध इंपॉर्टेंट है। आए दिन परीक्षा में आपका ये दो युद्ध से संबंधित
आपका परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मोहम्मद गोरी जो है कौन कौन सा युद्ध लड़ता है अपने जीवन में। तो मोहम्मद गोरी जो है अपने जीवन में मूल रूप से आपका 3 युद्ध लड़ता है। ठीक है, 3 युद्ध था आपका। पहला युद्ध था इसका तराइन का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध यह आपका होता है 1191 ईस्वी में। ठीक है, किसके किसके बीच में होता है? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। देखिए पृथ्वीराज चौहान जो है, कहीं कहीं आपको पृथ्वीराज तृतीय मिलेगा, तो दोनों एक ही पर्सन है, आप इससे नर्वस मत होइएगा। इसमें क्या होता है आपका, पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं और मोहम्मद गोरी हार जाता है। ठीक है, अच्छा पृथ्वीराज चौहान का एक भाई थे, इन्होंने भी अपना बड़ा भाई यानी पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था आपका मोहम्मद गोरी के खिलाफ युद्ध में। उनका नाम था गोविंद चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो थे ये आपका राजपूत थे। ठीक है, देखिए इस युद्ध में क्या होता है, तराइन का प्रथम युद्ध में क्या होता है कि युद्ध में आपका मोहम्मद गोरी जो है पूरी तरह से घायल हो जाता है, यानी युद्ध करने के लायक तक नहीं रह जाता है। और इसकी अवस्था को देखकर पृथ्वीराज चौहान तरस खा जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं, यानी जिंदा उसे छोड़ देते हैं, तरस खा जाते हैं उसके ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं कि तरस खाने के पश्चात यानी छोड़ने के पश्चात मोहम्मद गोरी जो है वो पुनः भारत पर आक्रमण करने का जो इरादा है उसको छोड़ देता है। वो 1 साल के पश्चात पुनः भारत पर आक्रमण करता है, लेकिन इस बार अपने युद्ध नीति में परिवर्तन लाता है। यानी जो तराइन का प्रथम युद्ध जो था, तो जैसे कि आप जानते हैं तराइन का प्रथम युद्ध ये फ्रंट लाइन से लड़ा गया था, यानी आमने सामने का लड़ाई था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के सैनिकों का काफी हद तक नुकसान पहुंचाया था। ठीक है, यानी पृथ्वीराज चौहान जो है आपका मोहम्मद गोरी के सैनिकों का नुकसान पहुंचाया था। और यह युद्ध जो था यह आपका दिन में लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध दिन में लड़ा गया था। ठीक है, लड़ा गया था। और ये तराइन का जो द्वितीय युद्ध है, तराइन का सेकेंड युद्ध, यह जो है आपका 1192 यानी 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, यह युद्ध जो है आपका मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, मोहम्मद गोरी जो है विजयी होता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। यानी तराइन का जो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं इसे युद्ध नीति के हिसाब से देखा जाए तो गलत ठहराया जाता है, और मानवता के हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान सही थे, क्योंकि वो पूरी रूप से घायल हो गया था। और भारत के जो सम्राट जो हैं, जाहिर सी बात है बड़े दिल वाले हैं। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी जो है इस बार जो लड़ाई लड़ता है यह धोखे से लड़ता है। किस तरह से लड़ता है, यह रात में आक्रमण करता है, रात में आक्रमण करता है ये, यानी युद्ध नीति का पालन नहीं करता ये। जिस तरह से पहले जो लड़ाई लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध, तो ये फ्रंट लाइन से लड़ा गया था, माने आमने सामने का लड़ाई था।
लेकिन ये जो लड़ाई लड़ा गया था, तो ये अपना सैनिक को, जो गोरी है, क्या करता है, 5 प्रांतों में बांट देता है। ठीक है, अपने सैनिक को 5 प्रांतों में बांट देता है। अब जब मान लीजिए ये आपका गजनी का, गजनी में कह दिया, ये आपका मोहम्मद गोरी का सेना है, आगे बढ़ रहा था। पृथ्वीराज चौहान का सेना है, आगे बढ़ रहा था, और ये मोहम्मद गोरी का जो सेना है पीछे हट रहा था। और ये पृथ्वीराज चौहान का जो सेना था, यानी पृथ्वी राज चौहान, और ये मोहम्मद गोरी, ये मोहम्मद गोरी क्या कर रहा था, पीछे भाग रहा था। ये इसे खदेड़ रहे थे, सोच रहे थे भाग रहा है, लेकिन इसका एक युद्ध नीति था, और ये पीछे में ये काफी संख्या में सेना को तैयार करके रखा था। जब ये सेना को लेकर यहां आगे बढ़ते हैं, तो ये सेना और ये सेना दोनों मिलकर क्या कर देता है, इनके ऊपर आक्रमण कर देता है, जिससे क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान के चारों ओर एक शत्रुओं का घेरा बन जाता है, और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाकर उसे वह कारागार में डाल देता है। यहाँ एक ऐतिहासिक घटना है, देखिए। लेकिन मोहम्मद गोरी जो है, इसमें थोड़ा भी रहम नहीं था। इसने क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान का दोनों आंखें निकाल देता है, ठीक है, ताकि वो देख ना पाए। जब आंखें निकाल देता है, तो इनका एक मित्र था चंद्रबदाई, पृथ्वीराज चौहान का मित्र आपका हुए कौन, चंद्रबदाई। ये एक इनका मित्र थे, और ये प्रधानमंत्री भी थे, मंत्री थे। प्रधानमंत्री लिख देता हूं, ठीक है, प्रधानमंत्री थे। चंद्रबदाई ने एक पुस्तक लिख रहे थे तब के समय में, पृथ्वी राज रासो। ये क्या करते हैं, अपना अधूरा पुस्तक को छोड़ देते हैं, यानी अपना पुत्र को देते हैं, कहते हैं कि तुम इस किताब को कंप्लीट करो, और मैं चला अपने मित्र को बचाने के लिए। और वहां जाकर क्या करते हैं, मोहम्मद गोरी को कहते हैं कि देखो, ये जो सम्राट है, यानी पृथ्वीराज चौहान है, ये शब्द भेदी तीर चलाना जानते हैं, यानी शब्द सुनकर निशाना लगाना जानते हैं। और इससे पहले मोहम्मद गोरी का देहांत का जो नीति था, देहांत का जो रणनीति था, वो पृथ्वीराज चौहान के साथ मिलकर चंद्रबदाई कर लेते हैं। यानी नीति ये था कि जब वो परीक्षा लेना चाहेगा, तो जहां वो एक साउंड क्रिएट करेगा, उस साउंड पर आपको निशान नहीं लगाना है, बल्कि मोहम्मद गोरी का आवाज को इंडिकेट करके उस पर निशाना लगा देना है, ठीक है। और कथाकार का सुनो मानोगे तो कथाकार का या पूर्वजों के हम लोग मुख से सुनते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी तीर चलाने का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो अश्वत्थामा से हुआ था। अब देखिए, इसका कोई साइंटिफिक कारण नहीं है, बस पूर्वजों से हम लोग छोटे काल में सुनते आ रहे थे, वही मैं बात आपको बता दिया। हालांकि इतिहास और साइंटिफिक तरीका से मैं इसे सही नहीं कह सकता हूं, ठीक है, बस एक रुचि के हिसाब से आप मान सकते हैं इसे। तो पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, उस मोहम्मद गोरी को जो साउंड है, मोहम्मद गोरी का जो साउंड है, उस साउंड को इंडिकेट करते हैं और उसे सिंहासन पर ही मार देते हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, तराइन का द्वितीय युद्ध हो गया। अब तराइन का तृतीय युद्ध नहीं, अब हम लोग चल लेंगे चंद्रबदार का युद्ध, चंद्रवार का युद्ध। ये चंद्रवार का युद्ध होता है, होगा, ठीक है। चंद्रवार का जो युद्ध होता है, ये किसके बीच में होता है, तो ये होता है आपका जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जयचंद हार जाता है और
गोरी विजय होता है। ये जो जयचंद जो था किस प्रांत का शासक था? तो ये शासक था आपका कन्नौज का। कन्नौज यानी बिहार और यूपी का प्रांत। ठीक है। अब ये देखिए जो जयचंद जो था ये तो हिंदू शासक था। जयचंद ये हिंदू शासक था, लेकिन ये क्या करता है आपका पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देता है। इसका कारण ये था कि इसका एक बहन था। इसका बहन का नाम था आपका जयचंद का संयोगिता। संयोगिता, ठीक है। इसका बहन से आपका पृथ्वीराज चौहान शादी कर लेते हैं, इसका बहन से। तो जिससे माना जाता है कि ये जयचंद जो था ये अत्यंत नाराज था। और जाहिर सी बात है पृथ्वीराज चौहान जब शादी कर लेते हैं तो जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान का कुछ बिगाड़ भी नहीं पाता है, क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान अपने आप में एक वीर योद्धा थे, एक सम्राट थे। तो माना जाता है इसके अंदर में गुस्सा था और वो मौका ढूंढ रहा था कि उस गुस्से का मैं सदुपयोग करूंगा। और जब ये मोहम्मद गोरी जब पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करता है तो ये पर्सनली दुश्मनी को कहीं ना कहीं ये इस कदर लेता है जिसका खमियाजा जो है पूरा देश को भविष्य में उठाना पड़ता है। ठीक है। तो यहां पर देखा गया कि आपका पृथ्वीराज चौहान का देहांत हो जाता है। ठीक है। अब जो ये चंदवार का जो युद्ध होता है इसमें ये आपका जयचंद का भी युद्ध होता है, सॉरी मृत्यु होता है, हत्या कर दिया जाता है। किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी के द्वारा। तो एक समय में ये कहता है कि देखिए एक राजा को एक राजा इस तरह नहीं मार सकता है। ठीक है। ये युद्ध नीति का खिलाफ है, यानी सिंपैथी कलेक्ट करना चाहता है। तब मोहम्मद गोरी कहता है यदि तुम्हारा बात सही है तो तुमने बताओ तुमने अपने जीजा जी को क्यों मरवाया था। ठीक है। यानी ये जो गलती करता है आपका जयचंद, जो गलती करता है इसका गलती का एहसास मोहम्मद गोरी दिलाता है। और जयचंद को भारतीय इतिहास में विभीषण कहा जाता है। यानी जिस तरह से आप जानते हैं रामायण के युद्ध में विभीषण ने रावण को मृत्यु का जो राज जो था वो राम को बताते हैं, जिसके कारण रावण का मौत होता है। उसी तरह से आपका जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान का उन नीतियों का खुलासा करता है जो कि गुप्त रखा गया था। ठीक है। क्योंकि जयचंद भी क्या था? हिंदू था और ये भी हिंदू थे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक रिश्ता के साथ साथ एक धर्म का भी लगाव था। इस हिसाब से एक दूसरे का गुप्त नीतियों को वो जानते थे। तो सारा गुप्त नीतियों का ये खुलासा करता है मोहम्मद गोरी के सम्मुख। ठीक है। जिसका परिणाम यह होता है कि पृथ्वीराज चौहान का हत्या होता है। हालांकि पृथ्वीराज चौहान का हत्या जो है मोहम्मद गोरी नहीं करते हैं। ठीक है। ये अपने आप को कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आता है आपका, देखिए मोहम्मद गोरी जो है कई प्रांतों को जीता रहता है। जितने के पहचान ये क्या करता है अपना सारा जो प्रांत जो है, ठीक है, जो प्रांत वो जीता था अपना प्रांत को अपना अच्छा जीता गया प्रांत लिखता हूं तो अच्छा रहेगा ना। जीता गया प्रांत को गुलाम सेनापतियों को दे देता है। गुलाम सेनापतियों को देकर कहां चलाता है? गजनी चला जाता है। ठीक है। और इसका देहांत हो जाता है गजनी में ही
आपका कब देहांत होता है इसका? तो इसका देहांत होता है 15 मार्च 1206 ईस्वी में, 6 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का देहांत होता है। ठीक है, इतिहासकारों का मानना है कि यदि मोहम्मद गोरी और कुछ साल जिंदा रहता तो ये भारत पर और आक्रमण करता ये। ठीक है, तो इस तरह से मैं मोहम्मद गोरी से संबंधित मैं उन तत्वों को, उन पॉइंटों को मैं इंडिकेट किया हूं आज की क्लास में, जो आपका एग्जाम के नजर से अत्यधिक इंपॉर्टेंट है और यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए। विशेष रूप से आपका ये तराइन का प्रथम युद्ध और ये तराइन का द्वितीय युद्ध और ये चंदवार का युद्ध, ये तीनों आपके लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा और समाप्त करने से पहले आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं, यदि अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आशा करता हूं अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कहीं ना कहीं आपका नोट बनाने में काफी कारगर सिद्ध होंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करने का मुझे अनुमति दें। जय हिंद।